मैं अयोध्या हूँ। भाग 18 में जिस वक्त ढांचे पर कार सेवकों ने हल्ला बोला, दिल्ली से लखनऊ तक राजनीति उबल रही थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री अपने घर पर टीवी के सामने बैठे थे और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह लखनऊ के अपने सरकारी निवास की छत पर धूप सेक रहे थे। पूरे मामले में बाबरी से ज़्यादा बड़ा धक्का प्रधानमंत्री नरसिंह राव को लगा था। वे छले गए थे। वे मन से मंदिर के पक्ष में थे, रास्ता निकालना चाह रहे थे। पूरे दबाव के बावजूद 6 दिसंबर से पहले उन्होंने राज्य सरकार को बर्खास्त नहीं किया था। इसी वजह से उन पर हमले तेज हुए। चारों ओर से हो रहे आरोप के हमलों की वजह से वे पंचिंग बैग बनकर रह गए थे। बाबरी ध्वंस के बाद 6 दिसंबर की शाम कल्याण सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, उसमें राव गुमसुम थे। युद्ध में अयोध्या और अन्य कुछ किताबों में इस मीटिंग का विवरण विस्तार से दिया गया। इस मीटिंग के बारे में अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन द हावरग्लास ऑफ टाइम में लिखा कि पूरी बैठक के दौरान नरसिंह राव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सीके जाफर शरीफ ने कहा, इस घटना की देश सरकार कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी। माखनलाल फौतेदार बैठक में रोने लगे। फौतेदार ने अपने संस्करण चिनार लीव्स में बाबरी ध्वंस के बारे में लिखा, मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे सुरक्षा बलों से कहें कि फैजाबाद में तैनात वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से आंसू गैस के गोले चलाकर कार सेवकों को खदेड़ें। राव साहब ने कहा कि यह मैं कैसे कर सकता हूँ, यह राज्य सरकार का काम है। मैंने उनसे फिर कहा, कम से कम एक गुंबद तो बचा लीजिए ताकि बाद में हम उसे शीशे में रखकर दिखा सकें कि बाबरी को बचाने की हमने पूरी कोशिश की। इस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे और थोड़ी देर बाद बोले, फौतेदार जी, मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी भारी दबाव में थे। 7 से 10 दिसंबर के बीच उन्होंने आरएसएस, बजरंग दल, बीहिप, जमायते इस्लामी और इस्लामिक सेवक संघ पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया और यह घोषणा भी की कि मस्जिद का पुनः निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री के यह ऐलान संकट को और बढ़ाने वाले थे। फिर प्रतिबंधित संगठनों से संबंध रखने का आरोप लगाकर 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल की भाजपा सरकारें बर्खास्त कर दी गईं। प्रतिबंधों के कारण हिंदू संगठनों का जनाधार बढ़ गया। ध्वंस के बाद जो भाजपा रक्षात्मक थी वह आक्रामक हो गई। देश में वैचारिक ध्रुवीकरण तेज हो गया। अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में नरसिंह राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर में लिखा कि मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सवालों की बौछार इसलिए होती है कि मैंने 6 दिसंबर से पहले उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया। लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत किसी सरकार को तभी हटा सकते हैं जब कानून व्यवस्था भंग हो गई हो, न कि कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका में। इसका सबसे बड़ा आधार राज्यपाल की रिपोर्ट ही तो होती है। 3 रोज पहले राज्यपाल वी सत्यनारायण रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी, उसे पढ़कर कौन राष्ट्रपति शासन लगाता। फिर रेड्डी कोई संघ के आदमी तो थे नहीं, वे पुराने समाजवादी थे और तेलुगु देशम से आते थे। रेड्डी ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें साफ लिखा था कि ऐसी सूचना है कि बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे हैं, पर वे शांतिपूर्ण हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया है कि वह ढांचे की सुरक्षा करेगी। इसके पर्याप्त बंदोबस्त भी किए हैं। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया है। मेरी राय में यह उपयुक्त समय नहीं है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने, विधानसभा भंग करने या राष्ट्रपति शासन लगाने जैसा कोई कदम उठाया जाए। मैं अयोध्या हूँ के अगले पार्ट में जानेंगे आखिर ढांचा गिरने के 27 साल बाद आया अंतिम फैसला। जब तक के लिए जय श्री राम।